नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान के भूगोल का एक टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं, उसके अंदर उसका एक पार्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस क्लास के अंदर अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। एक ही क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक थोड़ा बड़ा पार्ट है लेकिन समझने वाला पार्ट है, और यदि अपने परियोजना सिलेबस में कहीं पर भी है तो फिर बाद में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा ही रहती है, बाकी अदर जो भी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनकी तुलना में। और ये एक समझने वाला पार्ट भी है, इसलिए ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। ये आराम से यदि अपने क्लास को देखकर और इसको समझेंगे तो ये आराम से अपने समझ में आ जाएगा। तो आज अपन इससे टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। देखिए, सबसे पहले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सामान्य जानकारी अपन ले लेते हैं। जो फैक्चुअल बातें जो पूछी जाती है वन लाइनर के रूप में, अपन सबसे पहले कुछ उन बातों का जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या क्या है। उपनाम यदि अपने को पूछ ले, उपनाम यानी और इसे किस नामों से जाना जाता है, तो एक तो इसे कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए वास्तव में ये एक वरदान साबित हुई है मरुस्थलीय इलाके में, इसलिए इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जहाँ आज गंगा नदी बहती है, वहाँ जैसे खास करके जिन लोगों के लिए ये वो फायदेमंद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, तो वहाँ के लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंस गंगा नदी का है, वैसा का वैसा इम्पोर्टेंस है। और मरुस्थल के अंदर ये जो रेगिस्तानी इलाका है, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ के लोगों के लिए इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस है, वैसा ही महत्व ये रखती है, इसलिए इसे कहते हैं मरुगंगा। तो ये दो उपनाम कई बार कुछ एग्जामों में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, या निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। एक देखिए, पहले इसका नाम दूसरा हुआ करता था। पूर्व में इसका जो नाम हुआ करता था, यानी शुरू में, या आप ये कह सकते हो कि प्रारंभ में इसका जो नाम हुआ करता था, वो नाम हुआ करता था राजस्थान नहर। क्या नाम हुआ करता था? राजस्थान नहर हुआ करता था, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का पहले नाम है वो राजस्थान नहर हुआ करता था, तो वो नाम था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। राजस्थान नहर से इसका नाम बदल के जो वर्तमान नाम जो अपन पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो कर दिया गया था। तो इसी राजस्थान नहर का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? अब नाम चेंज करके ये कर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये नाम चेंज कब किया गया था, वो डेट भी थोड़ी सी आप याद रख लेना। ये जो नाम चेंज किया गया था, ये 2 नवंबर 1984 को चेंज किया गया था। तो ये अपने दो तीन बातें थी। एक तो ये कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा और इसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक बात ये याद रखनी है कि शुरू में इसका नाम था वो राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और वो डेट क्या है एग्जैक्ट, जिस डेट को ये नाम बदल था, वो डेट है 2 नवंबर 1984। तो ये दो तीन फैक्ट थे। उसके बाद यदि अपन आगे चलते हैं, इसके इतिहास को अपन देखते हुए आगे बढ़ते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है श्री कंवर सेन। ध्यान से सुनना, श्री कंवर सेन। इन्हीं कंवर सेन के नाम पर और आगे आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर देखोगे। ये जो कंवर सेन है, ये बीकानेर राज्य में मुख्य सिंचाई अभियंता थे। देखिए, मैं थोड़ा नोट्स के रूप में भी लिख रहा हूं साथ साथ में। ये कौन थे? ये बीकानेर राज्य में मुख्य
सिंचाई अभियंता, इंजीनियर थे भाई ये, सिंचाई अभियंता थे ये। और इन्होंने एक किताब लिखी थी कंवर सेन ने, और इन्होंने एक लेटर लिखा था भारत सरकार को, और उस का जो शीर्षक था, इन्होंने एक पत्र लिखा, किसको लिखा? भारत सरकार को लिखा था। और ये जो पत्र था, इस पत्र को लिखा कब गया था? 1948 में लिखा गया था। और इस पत्र का जो शीर्षक था, इसकी जो हेडिंग थी, वो थी बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, यानी बात यहां से शुरू होती है, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये जो हेडिंग है यहाँ पर, ये पूछी हुई है, इसलिए थोड़ा सा इसको ढंग से देखना है अपने को। बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, भाई उस टाइम बीकानेर खुद एक रियासत है, तो इसी बीकानेर को पानी की जरूरत है। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, और उसकी जो हेडिंग थी वो थी बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, कि बीकानेर ये राज्य है, यहाँ पर वास्तव में पानी की जरूरत है। तो ये लेटर लिखा किसने? ये लेटर लिखा श्री कंवर सेन ने। लिखा कब है? 1948 के अंदर। तो यहाँ पर भी कुछ बातें हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वापिस आप इस चीज़ को रिपीट करिए शुरू से, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनाम क्या हैं? तो इनके उपनाम है राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा। इसके अलावा हमने देखा कि पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर राजस्थान नहर से क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में बीकानेर में एक मुख्य सिंचाई अभियंता है जिनका नाम है श्री कंवर सेन। उन्होंने भारत सरकार को एक लेटर लिखा, और उस लेटर का शीर्षक ये था, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। इसलिए ये भी बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। क्लियर यहाँ तक बात? उसके बाद में यदि अपन आगे चलते हैं, ये साथ साथ में आप नोट करते जाना, आगे यदि अपन चलते हैं तो ये बात कब हो रही है? 1948 में। देखिए ये बात कब हुई है? 1948 में। यहाँ इस डेट को देखिए आप, ये डेट मैंने क्या लिखी है? 1948। 1948 में श्री कंवर सेन जी लिखते हैं एक लेटर, और वो यहाँ से ही, और इसकी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है 1948 से ही। अब उसके बाद क्या करते हैं? अब ये जो बनेगा, उससे पहले आप थोड़ा सा मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, कि यहां देखिए, जब आप इंडिया पढ़ते हो, भारत पढ़ते हो, ये यहाँ ऊपर है आपका, और उत्तरी भारत है। इसी उत्तरी भारत के यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ है एक लंबी पर्वतमाला, और उस पर्वतमाला का नाम है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। और यहाँ हिमालय पर्वतमाला से कुछ नदियां निकलती हैं, उसमें एक नदी यहाँ से आपके निकलती है, और उस नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। यहाँ हिमालय से ऊपर से एक नदी और निकल के आती है, और इस नदी का नाम है व्यास नदी। व्यास नदी। और इन दोनों नदियों के संगम पर, यहां इन दोनों नदियों के संगम पर यहां एक बैराज बनाया गया था, और उस बैराज का नाम है हरि के बैराज। हरि के बैराज। बनाया जिस राज्य में गया था वो था पंजाब, और ये बनाया कब गया था? 1952 में। और इसी हरि के बैराज से यहां से एक नहर निकाली गई, और उसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इससे एक बात तो आपके ये क्लियर हो गई कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से अपने राजस्थान में जो पानी आ रहा है, यहां मान लीजिए कि ये अपना राजस्थान है, यहां ये राजस्थान है, तो इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान में जो पानी आ रहा है, वो पानी किसका है? हिमालय का पानी है। यहाँ हिमालय का पानी है। हालांकि ये नदियों के माध्यम से राजस्थान में नहीं आ रहा है, नदियों के माध्यम से तो राजस्थान में
सिर्फ एक घग्गर नदी ऐसी है जो हिमालय का पानी अपने राजस्थान में लेकर आती है। हमने पीछे जब नदियां पढ़ी थी तब आपको याद आ रहा होगा कि उस टाइम हमने एक बात ये लिखी थी कि राजस्थान की एकमात्र नदी घग्गर नदी है, जिसके माध्यम से हिमालय का पानी राजस्थान में आता है। बाकी नहरों के माध्यम से तो राजस्थान में खूब पानी आता है, और उसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इंदिरा गांधी नहर का है। तो ये एक जो सोर्स है अपने पास राजस्थान के पास हिमालय के पानी का, वो इंदिरा गांधी नहर। तो यहां वापिस आप देखिए, जब आप यहां पर ऊपर पढ़ते हो पंजाब, 5 आब, वहां सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां आप पढ़ते हो, उसमें नीचे की 2 नदियां हैं, एक सतलज नदी है और एक व्यास नदी है। ये दोनों हिमालय से निकलकर और पंजाब में हरिके बैराज नामक स्थान पर, अभी तो ये हरिके बैराज हो गया, लेकिन यहां पर 1952 में ये बैराज बनाया गया था, और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई, उसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो यहां पर जो ये बात ये कर रहे थे कि 1948 में यहां से सुखबुगाट शुरू होती है, जब कंवर सेन जी भारत सरकार को लेटर लिखते हैं बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। उसके बाद 1952 में इसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, और 1952 के अंदर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर क्या बनाया जाता है, हरिके बैराज बनाया गया है। तो यहां पर एक लाइन आप ये याद रख लेना कि 1952 में सतलज तथा व्यास, ये 2 नदियां हैं, ये व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया, हरिके बैराज बनाया गया। उसके बाद यदि अपन आगे चलते हैं साल दर साल, जैसे 1948, 1952, ऐसे ही 1958 में एक तारीख आती है, और उसी 1958 की जो तारीख है 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री जिनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, इस कार्य का श्री गणेश किया, कार्य की शुरुआत हो जाती है। बात आपको साल दर साल याद रखनी है कि 1948 में श्री कंवर सेन जी भारत सरकार को एक लेटर लिखते हैं जिसकी हेडिंग है बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। 1948 में उसके बाद 1952 में उसके बाद व्यास और सतलज नदियों के संगम पर एक बैराज बनाया जाता है जिसका नाम है हरिके बैराज। 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य का श्री गणेश किसके द्वारा किया जाता है, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपके शायद याद हो गई होंगी। ये यहां से फैक्चुअल चीजें सारी की सारी पूछी जाती हैं, तो इन सब चीजों को याद रखना है। उसके बाद में 1961 में एक तारीख आती है 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा एक इसकी वितरिका है नोरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित कर सिंचाई प्रारंभ की। इस दिन से सिंचाई शुरू हो जाती है। यह आपको कुछ डेट याद रखनी है। एक, जैसे मैं ऊपर पहले इसको शॉर्ट में करके एक साथ यदि करता हूं
तो यहां ऊपर आप 1948 याद रख लेना। 1948 ये पीछे लिखा दिया है पीछे वाली स्लाइड में। उसके बाद 1952 है, 31 मार्च 1958 है, और 11 अक्टूबर 1961 है। ये फैक्चुअल रूप में आपको 4 साल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर याद रखने हैं। 1948 में मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, 1948 में कंवर सेन जी के द्वारा और एक लेटर लिखा जाता है भारत सरकार को, जिसका शीर्षक है बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। 1952 में उसके बाद हरिके बैराज का निर्माण किया जाता है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस निर्माण कार्य का श्री गणेश किया था, और 11 अक्टूबर 1961 को सिंचाई प्रारंभ हो गई थी, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस नहर की नौरंगदेसर वितरिका में जल प्रवाहित किया था। यहां तक बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। फिर एक साल और आपको याद रखनी है, 1986। हमने पीछे पढ़ा था, याद करो, 1986 में एक आयोग गठित किया गया था, इराडी कमीशन, याद आया? इराडी कमीशन का गठन किया गया था, और इस इराडी कमीशन के बारे में हम सारी की सारी चीजें पीछे हमने पढ़ ली है। जब हमने यहां पर बाखड़ा नांगल परियोजना के बाद व्यास परियोजना हमने पढ़ी थी, उस टाइम पीछे वाली क्लास के अंदर, इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में इसके बारे में मैंने पूरा बताया था। और उस टाइम मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि ये जो इराडी कमीशन गठित किया गया है 1986 में, इस कमीशन के तहत और राजस्थान के लिए पानी की मात्रा निर्धारित की गई थी। कुछ याद आ रहा आपको? राजस्थान के लिए पानी की मात्रा निर्धारित की गई थी कि राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी प्राप्त होगा। मिलियन एकड़ फुट पानी प्राप्त होगा। याद आया? ये डेटा याद रखना था आपको, और उस टाइम भी मैंने कहा था कि आपको ये डेटा याद रखना है, क्योंकि आगे दोबारा ये अपने काम आएगा। ये आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, 8.6 मिलियन एकड़ फुट MAF। ये इस कमीशन के तहत और राजस्थान को इन नदियों के पानी को उपलब्ध करवाने की मात्रा निर्धारित की गई थी इस कमीशन के तहत। और फिर इसमें ये बात कही गई थी कि यहां जो ये 8.6 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान को पानी जो मिलेगा, उसमें से इस 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी में से 7.59 मिलियन एकड़ फीट जो पानी मिलेगा, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। भाई, जब ये इन सतलज, व्यास, रावी, इन नदियों का पानी राजस्थान में उपलब्ध होगा, जो कि जिसकी मात्रा निर्धारित की गई थी 8.6 मिलियन एकड़ फुट है, तो फिर वो आएगा तो इन नहरों के माध्यम से, और उसमें जो बड़ा हिस्सा आएगा वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो एक बात थोड़ा सा अपन पीछे देख लेते हैं, जिन चीजों को अपन ने पढ़ा है शुरू से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एक तो उपनाम हमने पढ़े थे, राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा के नाम से इसे जाना जाता है। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 2 नवंबर 1984 को नाम बदलकर क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1948 में कंवर सेन जी, जो कि उस टाइम बीकानेर राज्य में मुख्य सिंचाई अभियंता हुआ करते थे, एक इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने 1948 में भारत सरकार को एक लेटर लिखा, और उस लेटर की हेडिंग थी बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। उसके बाद काम धीरे धीरे शुरू होता है, और 1952 के अंदर यहां सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया जाता है। और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण कार्य का जो श्री गणेश किया गया था, वो था 31 मार्च 1958। और उस टाइम
तत्कालीन जो गृह मंत्री थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा इसके निर्माण कार्य का श्रीगणेश किया गया था। और उसके बाद इस नहर से जो सिंचाई शुरू हुई थी वो डेट है 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा नौरंगदेसर वितरिका में पानी को प्रवाहित कर और इस नहर के माध्यम से सिंचाई की शुरुआत की थी। फिर हमने 1986 वाली बात पढ़ी कि 1986 के अंदर जो इराडी कमीशन गठित किया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, उसके तहत राजस्थान को मिलने वाली पानी की मात्रा निर्धारित की गई थी, वो थी 8.6 मिलियन एकड़ फुट। उस 8.6 मिलियन एकड़ फुट में से 7.59 मिलियन एकड़ फुट पानी है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 1948, 1952, 1958, वो भी डेट एकदम याद रखो आप। 1948, 1952, 31 मार्च 1958, 11 अक्टूबर 1961, 1986, सारी चीजें याद हो जाएंगी यदि आप लगातार यहां पर जुड़े रहेंगे तो। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने ये सारी की सारी बातें हमने कर ही ली। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब नहर डायग्राम के माध्यम से अपन इस नहर को आगे कवर करेंगे। यहां देखिए, अभी अपन ने जो बात की थी वो ये की थी कि ऊपर से यहां पर और यहां दो नदियां आती हैं, हिमालय से निकलकर यहां दो नदियां आती हैं। इसका नाम है सतलज नदी, और इसका नाम है व्यास नदी। कलर तो ठीक है दिख रहा है, व्यास नदी। चलो चेंज ही कर देते हैं। अब यहां पे क्या बनाया गया था? यहां पे निर्माण किया गया था हरिके बैराज का। और यहां से ये नहर निकाली गई थी, ये अपन ने चर्चा की थी। यहां से आगे ये नहर निकाली गई थी इस तरह से। और इसी नहर का नाम क्या है? इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। IGNP लिखेंगे अपन बार बार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बजाय इसका शॉर्ट में नाम लिखेंगे। अब ये जो नहर है आपकी, वो नहर शुरू कहां से हो रही है? हरिके बैराज से। और ये पहले दो राज्यों में इसका प्रवाह है। इसका प्रवाह क्षेत्र यदि राज्यों में आप देखोगे ना, इसका प्रवाह क्षेत्र आप देखोगे कि पहले राज्यों में बात करते हैं तो राज्य कौन कौन से जहां इसका प्रवाह क्षेत्र है? वो एक तो पंजाब है, एक हरियाणा है, और एक राजस्थान है। बड़ा जो हिस्सा है वो राजस्थान में है अपने, वो आगे समझ में आ जाएगा आपके। लेकिन तीन राज्य हैं ये, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और उसका इधर ये नहर यहां से शुरू होती है हरिके बैराज से लेकर, और ये पॉइंट है आपका मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ है, ये जैसलमेर जिले के अंदर है ये। और यहां से इस मोहनगढ़ से, यहां मोहनगढ़ से एक उपशाखा निकाली गई है इसकी, और वो उपशाखा जाती है गडरा रोड तक, और ये बाड़मेर के अंदर है। ध्यान से सुनना आप। और इस उपशाखा का नाम है गडरा रोड उपशाखा। इस डायग्राम को आप समझो।
कि हरिके बैराज से, जो कि हरिके बैराज कहां बना हुआ है, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर बना हुआ है, यहां से इस नहर को निकाला गया और नहर है कहां तक, मोहनगढ़ तक है। मुख्य नहर मोहनगढ़ तक ही है। तो यानी नहर कहां से कहां तक है, हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक, हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक। और यहां इस हरिके बैराज से, यानी यहां से इसकी जो लंबाई है, यहां हरिके बैराज से लेकर लगा के और ठेठ यहां मोहनगढ़ तक, यहां जो इसकी लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। कितनी है, 649 किलोमीटर। और ये जो मुख्य नहर है, ये जो पूरी की पूरी नहर है, इस नहर का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र 5 जिलों में है, 5 जिलों में है। और ये 5 जिले कौन से हैं, इसमें एक हनुमानगढ़ है, अपन बार बार इसको समझेंगे, ये आराम से समझ में आ जाएगी आपके। दूसरा गंगानगर है, तीसरा बीकानेर है। एक बार सिर्फ और सिर्फ अपन प्रवाह क्षेत्र, मतलब ये जो नहर जा रही है ना, मैन नहर जा रही है, इस नहर के प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। तो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है और मोहनगढ़ तक ये जा ही रही है। तो एक हो गया जैसलमेर, जैसलमेर। ऐसे करके आप वैसे पुराने जिलों के अकॉर्डिंग या अभी तक जो अपने को डाटा उपलब्ध है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पढ़ोगे तो आपको ये 4 जिले मिलेंगे, उसमें फलोदी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन है ये नवीनतम जिलों के अनुसार इनके साथ ही। तो यहां तक बात याद रखना आप। क्लियर है यहां तक? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपके समझ में आ जाए ये। अब इसी को यदि आप नोट्स के रूप में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज। और हरिके बैराज कहां बना हुआ है भाई, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। अब तो चीजें याद रहेंगी, हो गई होंगी, सतलज व व्यास नदियों के संगम पर। आईजीएनपी हरिके बैराज से निकाली गई है। और इसके बाद जो आप याद करोगे कि ये कहां से कहां तक है, ये हरिके बैराज से लेकर, हरिके बैराज से लेकर कहां तक है, मोहनगढ़ तक है। और ये मोहनगढ़ स्थान किस जिले में है, ये जैसलमेर जिले में है। फिर हम पढ़ते हैं नहर की कुल लंबाई। नहर की कुल लंबाई, तो लंबाई है इसकी 649 किलोमीटर। मतलब कहां से ये 649 किलोमीटर कहां से कहां तक है, हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक है ये। और इसका प्रवाह क्षेत्र हमने देखा है कि खुद जो मुख्य नहर है उसका प्रवाह क्षेत्र वर्तमान में 5 जिलों में है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। अब इस नहर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अपन ये बात कर लेते हैं। अच्छा, अपन ने फिर एक बात ये भी की थी कि यहां मोहनगढ़ से बाद में इसकी उपशाखा निकाली गई, और वो उपशाखा कहां तक गई, गडरा रोड तक। यानी इस मोहनगढ़ से हमने क्या निकाली, एक मोहनगढ़ से हमने क्या निकाली, एक उपशाखा निकाली। और वो उपशाखा नीचे कहां तक जा रही है, गडरा रोड तक। और ये गडरा रोड कहां पड़ता है, ये बाड़मेर में पड़ता है। और ये जो गडरा रोड है, नीचे लास्ट साउथ में जो पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जाता है वो गडरा रोड तक जाता है। इसलिए इस गडरा रोड को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जीरो पॉइंट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जीरो पॉइंट।
ये भी याद कर लेना, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट किसे कहा जाता है? 0 का मतलब वहां जाके 0 हो गई नहर, उसके बाद आगे नहीं जाएगी, वो उसका 0 पॉइंट हो गया। वैसे मुख्य नहर, ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वैसे मुख्य नहर ये हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक है। वो जो आगे गडरा रोड पानी जा रहा है वो मुख्य नहर के माध्यम से नहीं जा रहा है, वो उप शाखा के माध्यम से जा रहा है। वैसे तो सिर्फ परवा क्षेत्र मुख्य नहर का तो 5 ही जिलों में है ना, बाकी तो हम और पढ़ेंगे कि राजस्थान के किन किन जिलों में इनका पानी पहुंचता है, चाहे वो पेयजल के लिए, चाहे फिर वो सिंचाई के लिए, ये सारी बात अपन आगे करेंगे। यहां तक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये बात करते हैं कि इस नहर को 2 भागों में बांटा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि एक तो इसके 2 भाग हैं, एक इसके 2 चरण हैं, और गड़बड़ होना शुरू यहां से हो जाती है। ये जो 2 भाग हैं, इनमें से एक भाग है और उसका नाम है राजस्थान नहर, सॉरी राजस्थान फीडर। क्या नाम है? राजस्थान फीडर, और इसी को वर्तमान में इंदिरा गांधी फीडर भी कहते हैं। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर या इंदिरा गांधी फीडर, ये इसका पहला भाग है। और ये भाग कहां से कहां तक है? ये भाग कहां से कहां तक है? ये जो भाग है ये हरिके बैराज से लेकर, हरिके बैराज से और मसीता वाली हनुमानगढ़ तक है। मसीता वाली कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया था आपको कि ये राजस्थान में प्रवेश कहां करती है। मैं ये लाइन भी यहां लिखा देता हूं। ये जो नहर आपके आ रही है ऊपर से, तो ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो राजस्थान में जो इसका प्रवेश है वो है खर्रा गांव, और ये गांव पड़ता है टीबी तहसील में, जिसका जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आया तब याद है ये बात, तो ये भी थोड़ी सी याद रख लेना आप। तो यहां पर जो पहला इसका भाग है राजस्थान फीडर या इंदिरा गांधी फीडर, वो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक है। और इसकी यदि आप लंबाई की बात करोगे, किसकी? राजस्थान फीडर की या इंदिरा गांधी फीडर की, इसकी यदि आप लंबाई की बात करते हो तो इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। और इस 204 किलोमीटर से 170 किलोमीटर तो पंजाब हरियाणा में है। और बाकी जो बच गया 34 किलोमीटर वो अपने राजस्थान में है। क्लियर यहां तक बात? कि इसकी जो पहला भाग है वो है आपके राजस्थान फीडर, और ये राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है? हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हनुमानगढ़ तक है, और इसकी टोटल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 170 किलोमीटर तो ऊपर पंजाब हरियाणा में रह जाती है, बाकी की 34 किलोमीटर अपने राजस्थान में है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसका दूसरा भाग कौन सा है। अपन बात यहां पे कर रहे हैं 2 भाग। इसका दूसरा भाग है वो है मुख्य नहर, मुख्य नहर। और ये जो मुख्य नहर है, ये जो मुख्य नहर है वो कहां से शुरू होगी? जहां ऊपर वाली नहर समाप्त हुई। कौन सी? राजस्थान फीडर। उसका समाप्ति पॉइंट क्या है? तो मसीता वाली। तो यहीं से ये शुरू होगी, यानी ये मसीता वाली से है। और मसीता वाली हमने ऊपर लिख लिया है कहां पर है, ये हनुमानगढ़ में है। मसीता वाली से आगे हमने देखा था कहां तक जा रही है नहर? मोहनगढ़ तक। क्योंकि 2 भाग हैं तो फिर दूसरा भाग ऑटोमेटिक मोहनगढ़ तक चला गया।
और ये मोहनगढ़ हमने लिखा है कि कहां पड़ता है, जैसलमेर में। यानी ये जो मुख्य नहर है ये मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ तक है, और इसकी जो लंबाई है, बाकी जो लंबाई बच गई, कितनी बच गई, 449 किलोमीटर, वो लंबाई किसकी हो गई, मुख्य नहर की हो गई। यहां पे आप देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप इन आंकड़ों को, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं अपने। यहां देखिए, हमने देखा था नहर की कुल लंबाई कितनी है, थोड़ी देर पहले हमने पीछे देखा है कि नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर थी भाई। अब इस नहर के कितने भाग हैं, इंदिरा गांधी नहर के 2 भाग हैं, और ये 2 भाग भाग कौन से हैं, पहला आपका राजस्थान फीडर है, इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। फिर हमने दूसरा भाग क्या देखा, मुख्य नहर, और इसकी लंबाई कितनी है, 449 किलोमीटर, और यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 649 किलोमीटर आएगा। ये इसके 2 भाग है इस नहर के, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, वो ये अच्छा डेटा है। उसके बाद में देखिए, जो मैंने कहा था कि आपको कंफ्यूज करने वाला जो पॉइंट आएगा वो यहां आएगा, और वो ये होगा कि अभी हमने देखा है कि इस नहर को 2 भागों में बांटा गया है, और इस नहर का जो निर्माण किया गया था, ये निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ था। बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 चरणों में पूरा कर लिया, ये भी एक बड़ी बात है। और 2 चरणों में कैसे डिवाइड किया गया था वो देखिए आप। इसमें जो पहला चरण था, पहले चरण में इस नहर का निर्माण किया गया था। ये शुरू कहां से की गई थी, तो हरिके बैराज से, हरिके बैराज से पुग्गल तक, और पुग्गल कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, पुग्गल तक। पहला चरण है हरिके बैराज से लेकर पुग्गल तक, और पहले चरण के अंदर जो लंबाई थी वो आपकी थी 393 किलोमीटर। और इस 393 किलोमीटर में से थोड़ी देर पहले हमने देखा है, इस 393 किलोमीटर में से राजस्थान फीडर तो पूरा आ जाएगा। राजस्थान फीडर तो क्योंकि 204 किलोमीटर ही है, तो 204 किलोमीटर यानी राजस्थान फीडर है मसीता वाली तक, वो पहले चरण में है। और फिर मसीता वाली से और आगे हम बढ़े और हमने पुगल तक इसको पहले चरण में शामिल किया, तो बाद में जो मुख्य नहर बच गई आगे, उस मुख्य नहर का 189 किलोमीटर हिस्सा पहले चरण में बनाया था। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, यहां गड़बड़ मत कर देना आंकड़ा, यहां डेटा को गड़बड़ मत कर देना। वापिस देखिए आप, थोड़ी देर पहले हमने जो चीज देखी थी वो तो ये देखी थी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं, राजस्थान फीडर या इंदिरा गांधी फीडर, और दूसरा भाग है मुख्य नहर, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है, मुख्य नहर की लंबाई 449 किलोमीटर है, सॉरी 445 किलोमीटर है, और टोटल जो लंबाई हो गई, अच्छा ये 445 है इधर, हाँ 1 मिनट, ये सही कर लेना, ये 445 किलोमीटर। किलोमीटर और उसके बाद पहला चरण है, उसके अंदर लंबाई कितनी है, 393 किलोमीटर है। तो 204 किलोमीटर तो वही पहले, सबसे पहले वाला भाग है उसका शामिल करेंगे, उसके बाद बाकी का भाग शामिल करेंगे, और उसके बाद इसका दूसरा चरण।
तो इसका दूसरा चरण वहां से शुरू होगा जहां पहला चरण समाप्त हुआ था, यानी पूगल से। पूगल हमने देख लिया कहां है, तो ये बीकानेर में है। और कहां तक बनी ये, तो मोहनगढ़ तक। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 256 किलोमीटर। किलोमीटर। अब दोनों आंकड़ा एक साथ याद करेंगे अपन, दोनों चीजें एक साथ लिखेंगे यहां पर कि एक तो इसके कितने भाग हैं, इस नहर के 2 भाग हैं। एक हम देखते हैं इसके निर्माण कितने चरणों में हुआ, तो 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में हुआ। 2 भाग कौन से हैं, तो एक भाग तो हो गया राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है, तो हरिके बैराज से मसीता वाली। और इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। और इसका दूसरा भाग है वो मुख्य नहर है। मुख्य नहर है वो मसीता वाली से मोहनगढ़ तक है। और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और जब आप 204 और 445 को जोड़ोगे तो ये आपके 649 किलोमीटर आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दूसरा चरण है आपका, सॉरी, चरणों में निर्माण हुआ 2 चरणों में। पहला जो चरण है वो कहां से कहां तक लिया हमने, वो लिया हरिके बैराज से पुग्गल तक। और इसमें जो हमने लंबाई शामिल करी वो है 393 किलोमीटर। और उसके बाद दूसरा चरण है वो कहां से कहां तक होगा, पुग्गल से मोहनगढ़ तक। और इसकी जो लंबाई ली है वो हमने कितनी है, 256 किलोमीटर। और आप जब 393 और 256 इन दोनों को जोड़ोगे तो 649 किलोमीटर। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। भाग इसके 2 हैं, निर्माण इसका 2 चरणों में पूरा हुआ है। डायग्राम के माध्यम से भी आप देखोगे, अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए अपने। ये आपके ऊपर सतलज नदी आ गई, ये व्यास नदी आ गई, और यहां से हमने क्या निकाला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निकाला है। ये मोहनगढ़ हो गया, गडरा रोड बाद में नीचे रह गया। यदि सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके भाग की, तो ये आपका ऊपर वाला जो भाग यहां मसीता वाली हनुमानगढ़ तक, ये आपका हो गया राजस्थान फीडर, या फिर आप कहो तो इंदिरा गांधी फीडर। और इसकी लंबाई हमने देखी थी कितनी थी, 204 किलोमीटर। और दूसरा जो भाग है इसके नीचे, यहां मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ तक है, मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ तक है, यह है आपकी मुख्य नहर। और इसकी लंबाई क्या थी, इसकी लंबाई थी 445 किलोमीटर। इधर आपके निर्माण की बात करते 2 चरणों में पूरा हुआ, और यह पड़ता है पुगल। इसका निर्माण पहले चरण में यहां तक, ये इसका पहला चरण हो गया। और इस पहले चरण में लंबाई है 393 किलोमीटर। और फिर पुगल से लगाकर मोहनगढ़ तक, ये इसका दूसरा चरण हो गया। और दूसरे चरण में लंबाई कितनी है, 256 किलोमीटर। अब ये शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद अपन इस नहर की लिफ्ट नहरें देखते हैं।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें, और लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। यह प्रश्न कई बार सीधा सीधा भी आता है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7। और लिफ्ट नहर का मतलब क्या है? पानी इस नहर का ही यूज में लेंगे, लेकिन लिफ्ट किया जाएगा, पानी को ऊपर उठा के आगे पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज आपको समझा देता हूं कि इसमें 7 तो लिफ्ट नहरें हैं, 9 इसकी शाखाएं हैं और 3 इसकी उपशाखाएं हैं। अब उपशाखा और शाखा का तो भाई आप समझ जाओगे कि भाई शाखा से यदि शाखा निकालते तो उपशाखा है वो। लिफ्ट नहर और शाखा में क्या फर्क है? ये 2 पॉइंट है। जैसे शाखा के अंदर क्या है कि यहां से मान लीजिए कि ये नहर आ रही है, इस नहर का प्रवाह क्षेत्र इधर है। अब मान लीजिए इधर इसका ढलान है और इसका पानी इधर डाइवर्ट कर दिया हम, तो ढलान के माध्यम से पानी इधर चला गया। हमने कुछ नहीं किया, जो ढलान थी इसको सिर्फ दिशा दी अपन ने, तो ये इसकी शाखा हो गई। एक शब्द क्या है? लिफ्ट नहर है। अब मान लीजिए कि ये जो इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग है, ये मान लीजिए ऊंचा है, इधर से नहर जा रही है, ये भाग ऊपर उठा हुआ है, और मान लीजिए कि हमें यहां तक पानी लेके आना है, तो फिर अपन क्या करेंगे? ये इधर से हम पानी निकालेंगे, लेकिन ये भाग तो ऊंचा आ गया, तो पानी आगे नहीं जा पाएगा। तो इस पानी को लिफ्ट करेंगे मशीनों के माध्यम से और ऊंचा करके ऊपर उठा के आगे फेंकेंगे। फिर वापस लिफ्टों के माध्यम से और यदि ऊंचाई आ गई तो फिर पानी ऊपर उठाएंगे, फिर मशीनों के माध्यम से पानी ऊपर उठाएंगे और ऐसे लिफ्ट कर करके पानी को आगे पहुंचाएंगे। वो होती है लिफ्ट नहर। और यहां टोटल लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने यहां से भी क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो यहां इन लिफ्ट नहरों से भी है। तो अपन बात ये कर रहे थे यहां पर है कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की टोटल लिफ्ट नहरें कितनी है? 7। पहला काम तो यही है कि इन लिफ्ट नहरों को क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर याद करो आप। और ये क्रम, सबसे पहला काम यही है, इनको रटना है, याद करना है अपने को क्लास के अंदर ही। और सबसे पहले जो लिफ्ट नहर है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और इस लिफ्ट नहर का जो पुराना नाम था वो था गंधेली साहुआ लिफ्ट नहर। ब्रैकेट में मैं पुराना नाम लिख रहा हूं, गंधेली साहुआ लिफ्ट नहर। वर्तमान नाम है इन लिफ्ट नहरों के, वो तो हैं व्यक्तियों के नाम पर, पुराने नाम है वो है स्थानों पे। एक तो ये याद रख लेना आप। तो सबसे पहले है चौधरी कुमार, अभी आगे याद बात करेंगे पर चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर की, सब कौन इससे लाभान्वित होता है, कहां से कहां है ये। 2 नंबर पे इसके क्रम में नीचे यहां पे है, इसके जस्ट नीचे वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर, और इसका पुराना नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर का, वो आपके है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। फिर इसके जस्ट नीचे 3 नंबर पे जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और इस लिफ्ट नहर का पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। फिर उसके बाद है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और इसका पुराना नाम है अपने बांगड़सर लिफ्ट नहर। फिर उसके बाद में आगे आती है लिफ्ट नहर, उसका नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और इसका पुराना नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। कैसे करणी सिंह, कैसे कोलायत। फिर इसके नीचे 6 नंबर पे है
वो है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। जिसका पुराना नाम है फड़ौदी लिफ्ट नहर। और इसके जस्ट नीचे लास्ट में आती है आपके जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और इसका पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। यह क्रम है इन लिफ्ट नहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला काम यही है, ये याद होनी चाहिए आपके। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, उसके नीचे कंवर सेन। करनी सिंह तो 4 नंबर पे, अपने 5 नंबर पे है। पहले चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उसके बाद कंवर सेन है, फिर पन्नालाल बारूपाल है, फिर तेजाजी है, फिर डॉक्टर करनी सिंह है, गुरु जंबेश्वर है और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये पुराने नाम है, ये भी आप याद करोगे, प्रश्न यहां से भी आता है। अब इन्हीं को यदि आप डायग्राम के माध्यम से करोगे तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों को आप डायग्राम में सेट कर दो। जैसे ये आपके ऊपर लिफ्ट नहर हो गई सतलज, ये व्यास हो गई, और नीचे हमने यहां से क्या निकाला? नीचे हमने यहां से क्या निकाल दी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये मोहनगढ़ हो गया। अब इसके अंदर आप 7 लिफ्ट नहर बना दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। सारी की सारी लिफ्ट नहरें इधर ही हैं, क्योंकि ये भाग ऊंचा है, इसलिए पानी लिफ्ट करके आगे पहुंचाया जा रहा है। और इनके नाम आप देखोगे तो सबसे पहले इसका नाम मैंने क्या बताया? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब याद करो कि इसका पुराना नाम क्या है? तो गंदेली साहबवा लिफ्ट नहर। 2 नंबर पे है कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसका नाम याद करो, लूणकरण सर लिफ्ट नहर। 3 नंबर पे है पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल, इसका पुराना नाम क्या है? गजनेर। फिर है तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम क्या है? तो बांगड़सर। उसके बाद है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम है वो कोलायत लिफ्ट नहर। उसके बाद है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम फड़ौदी लिफ्ट नहर है। और उसके बाद में लास्ट में है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर है। यह क्रम है इनका उत्तर से दक्षिण की ओर। इसमें 1-2 पॉइंट और हैं, वो भी साथ में याद कर लो आप, कि इसमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो कंवर सेन है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो कौन सी है? वो कंवर सेन है। और सबसे छोटी है वो तेजाजी है। और जो सबसे लंबी है, इसकी लंबाई है 151 पॉइंट, लगभग 152 किलोमीटर, 151.67 है एग्जैक्ट। तो एक 152 किलोमीटर। और ये जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये सबसे लंबी है, ये सबसे पहले बनी थी। इसका निर्माण इन 7 में सर्वप्रथम हुआ था। इन 7 लिफ्टों में सबसे पहले कौन सी बनी थी? कंवर सेन, जो सबसे लंबी है। और सबसे नवीनतम जो सबसे छोटी है, ये सबसे नवीनतम है, ये सबसे नवीनतम है। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रख लेना। अब बात करते हैं कि इनसे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो एक बार और लिखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब
1 नंबर पे क्या लिखी अपन ने? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और यहां ये हनुमानगढ़, बीकानेर और फिर पेयजल के माध्यम से आगे कंवरसेन आपनी योजना यहीं से निकाली गई है। और चूरू झुंझुनू सीकर को भी ये पानी उपलब्ध करवाती है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। और ये 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, सॉरी गंगानगर और बीकानेर। उसके बाद नीचे 3 नंबर पे क्या थी? तो पन्नालाल बारूपाल। 2-3 बार ऐसे लिखेंगे हर तरीके से तो याद हो जाएंगी ये चीजें। लिफ्ट नहर ये आपके बीकानेर, नागौर और डीडवाना कुचामन, नया जिला बन गया ना अभी। उसके जस्ट नीचे क्या देखी थी हमने? तेजाजी लिफ्ट नहर। और ये सिर्फ बीकानेर के अंदर है, सबसे छोटी है ना ये। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे कौन सी थी? तो डॉक्टर करणी सिंह। लिफ्ट नहर। तो ये बीकानेर है, बीकानेर के नीचे फड़ौदी इसके साथ ही है। फिर हमने 6 नंबर पे कौन सी लिखी? गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर है। ये जिले तो हैं ही, बीकानेर फलौदी। तो इसके साथ साथ है जोधपुर और जैसलमेर। फिर उसके बाद में 7 नंबर पे है लास्ट में जय नारायण व्यास। और ये जो जय नारायण व्यास है ये नीचे आपके जैसलमेर और फलौदी। क्लियर बात यहां तक? अब इसकी शाखाओं की बात कर लेते हैं अपन। हमने देखा था कि इसकी 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9 इसकी शाखाएं हैं। इसमें एक शाखा सबसे पहले है, वो रावतसर शाखा है। और ये जिस जिले में है वो जिला है हनुमानगढ़। और इसकी विशेषता ये है कि रावतसर शाखा है वो एकमात्र ऐसी शाखा है जो इस लिफ्ट नहर के बाईं ओर है। जैसे सॉरी इस नहर के, इंदिरा गांधी नहर के, ये नहर इधर प्रवाहित हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नहर या नदी का जो किनारा दायां बायां निर्धारित करेंगे, तो जिधर आपकी वो नहर बह रही है, मान लो नहर का दायां बायां निर्धारित करना है, जिधर नहर बह रही है उधर अपना मुंह कर लो। तो अपना जो बायां वो नदी का बायां, अपना जो दायां वो सॉरी नहर का दायां। तो ये इसका जो किनारा, इधर वाला जो किनारा होगा वो किनारा क्या होगा? बायां किनारा होगा। और इधर वाला किनारा होगा वो क्या होगा? वो दायां किनारा होगा। तो ये जो आपकी रावतसर शाखा है, इन 9 शाखाओं में से लिफ्ट नहर तो सारी की सारी बाईं ओर है, लेकिन 9 शाखाओं में से सिर्फ रावतसर शाखा ऐसी है जो बाईं ओर है। बाकी सारी की सारी शाखाएं किधर हैं? ये आपके दाईं ओर है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहां पर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र शाखा जो किधर है? जो बाईं ओर है, जो बाईं ओर है। बाकी सभी शाखाएं किधर है? दाईं ओर है। हाँ, नोट लगा के ये लिख सकते हो, अन्य सभी शाखाएं किधर हैं? दाईं ओर है। और अन्य कितनी बच गई? 8 बच गई। वो 8 कौन कौन सी हैं? उनके नाम आप याद रख लो, क्योंकि जिले में पूछते हैं वो।
जैसे एक इसके अंदर है अनूपगढ़ और एक है सूरतगढ़। ये दोनों कहां है? तो ये गंगानगर जिले के अंदर है। उसके बाद में एक तो पुग्गल, एक दातोर, एक बिरसलपुर और एक चारणवाला। चारणवाला, ये सभी चारों जो शाखाएं हैं ये आपके बीकानेर जिले में है ये। और लास्ट में दो शाखाएं बच गई, 9 है ना टोटल। एक शहीद बीरबल शाखा और एक सागरमल गोपा। सागरमले गोपा, ये दोनों आपकी जैसलमेर जिले के अंदर है। तो ऐसे करके टोटल ये 9 शाखाएं हो गई। उसमें से इतना याद रखना है कि रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो इसके बाईं ओर है, बाकी सभी दाईं ओर है। एक बार वापिस इनको देख लो, अनूपगढ़ सूरतगढ़ ये दोनों तो गंगानगर में हो गई, पुग्गल दातौर बिरसलपुर चारणवाला ये आपके बीकानेर में हो गई, और उसके बाद में शहीद बीरबल और सागरमल गोपा ये दोनों जैसलमेर के अंदर हो गई। ये आपकी टोटल 9 शाखाएं होंगी। फिर हमने देखा था कि इसकी 3 उप शाखाएं हैं, उनके नाम भी आप याद कर लो यहीं पर ही। 3 क्या है इसकी उप शाखाएं हैं, और ये 3 उप शाखाएं कौन सी हैं? एक आपकी लीला, क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार, एक दीगवा और एक गडरा रोड। थोड़ी देर पहले देखी थी ना अपने गडरा रोड। इस गडरा रोड का दूसरा नाम है रामदेव शाखा, बाबा रामदेव जी। रामदेव शाखा, इसी का नाम है बरकतुल्ला खां उपशाखा। तो ये 3 क्या हो गई इसकी उपशाखाएं, लीला, दीगवा और गडरा रोड। तो आपके 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं और 3 उपशाखाएं। क्लियर है यहां तक? अब कुछ यहां पेयजल परियोजनाएं चलती हैं, उनका और थोड़ा सा अपन जिक्र कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से एक बात तो मैं आपको बता दूं पहले, कि इसके माध्यम से जो सिंचाई होती है, यदि आपको ये पूछ ले कि ये प्रश्न पूछा हुआ भी है ये, और ये हर बार इको सर्वे में भी आता है ये पॉइंट, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है, यदि ये आपको पूछ ले तो ये आती है 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। इतने क्षेत्र में क्या होती है इसमें सिंचाई। ठीक। अच्छा, अब लाभान्वित जिले पे याद कर लेते हैं एक बार अपन। लाभान्वित जिले, अब देखिए यहां पर मुख्य नहर की लंबाई तो हमने देख ली थी, कितनी थी? 649 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी थी? 649 किलोमीटर। लेकिन जिसके अंदर लिफ्ट नहर, शाखाएं, उपशाखाएं सब यदि शामिल कर लें, वितरिकाएं, तो वितरिकाओं सहित यदि इसकी लंबाई आपको पूछ ले आईजीएनपी की, तो वो है 9060 किलोमीटर। ये डेटा भी आप याद रख लेना। लाभान्वित जिले के अंदर एक तो पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से यदि अपन देखें कि जिनको पीने का पानी भी मिले और सिंचाई के लिए भी पानी मिले, तो वो जिले आपके 7 हैं। और ये 7 जिले कौन से हैं? इसमें एक तो बीकानेर संभाग पूरा है भाई, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उसके नीचे फड़ौदी, जोधपुर और जैसलमेर। जैसलमेर पीछे देखा ना पंडे, एक मिनट। अच्छा हाँ, यहां पे ये देखिए, यहां पे देखिए ये इनको एक बार आप इधर साइड में कर देना, यहां पेयजल है, बाकी ये सॉरी झुंझुनू सीकर। हाँ, इनको और यहां से अलग कर देना।
बाकी ये जिले देख लेना आप सिंचाई के लिए। तो यहां अच्छा यहां लिख रहे थे अपना, तो ये जिले हो गए 7, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलौदी, जोधपुर और जैसलमेर। लेकिन सिर्फ पेयजल की बात करें कि पीने का पानी, तो पीने का पानी 7 जिले तो ऊपर वाले हो ही गए ना, पीने का पानी तो मिल ही रहा है इनको। प्लस इसके अंदर कौन से हो गए, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर और बालोतरा। तो आपके ये यहां पर 6 जिले और हो गए। तो उस हिसाब से टोटल कितने जिले हो गए, 13 जिले हो गए। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा भी आप देख लेना कि इससे सिंचाई होती है 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से लाभान्वित जिले ये हैं वर्तमान में। और जिनको पीने का पानी मिलता है तो 7 तो वो हैं जो ऊपर मिल रहा है, बाकी ये जो आगे 6 जिले हमने लिखे हैं इनको सिर्फ पीने का पानी मिलता है, सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता है। अब अपन बात करते हैं कुछ पेयजल परियोजनाओं की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुछ पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसके एक अंदर सबसे पहले है ये आपकी है कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना। और ये कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना है, ये एक तो बीकानेर शहर को पेयजल उपलब्ध कराती है। बात अपन किसकी कर रहे हैं, पीने का पानी। तो बीकानेर शहर को प्लस बीकानेर व गंगानगर के 228 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। प्लस इसी परियोजना से लूणकरणसर तहसील को और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। तो पीने का पानी यहां उपलब्ध करवाया जाता है। बीकानेर शहर को पानी मिल रहा है, इसलिए बीकानेर शहर की यदि जीवन रेखा है आप ये पूछ ले तो वो आपकी है कंवर सेन लिफ्ट नहर। क्लियर। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर एक तो ये आपकी क्या होगी, पेयजल परियोजना हो गई। दूसरी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आपनी योजना, आपनी योजना, इसी का दूसरा नाम है गंधेली साववा परियोजना। और यह परियोजना जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के वित्तीय सहयोग से इसको शुरू किया गया है। और इसमें एक तो पीने का पानी मिलता है हनुमानगढ़ को, एक चूरू को, ये दोनों पहले चरण में थे। उसके बाद में चूरू के कुछ गांव प्लस झुंझुनू और सीकर, इनको भी पीने का पानी दिया जा रहा है। तो आपनी योजना या गंधेली सावा परियोजना ये भी एक पेयजल परियोजना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। और इस परियोजना के माध्यम से एक तो जोधपुर शहर को पानी मिलता है पीने के लिए, प्लस से जोधपुर के जो रास्ते के 158 गांव हैं उनको भी पीने का पानी मिलता है। 158 गांव, वहां 228 गांव थे कंवर सेन के अंदर और यहां 158 गांव है। तो ये कुछ पेयजल परियोजनाएं हैं आपकी। क्लियर बात। और तो इसके अंदर एक शब्द है सेम की समस्या, वो देख लेना आप। सेम की समस्या का मतलब क्या होता है, सेम की समस्या का अर्थ ये है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो पानी है उसके कारण इसके आसपास का क्षेत्र दलदली हो जाता है। पानी का जल स्तर, नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी लेवल बढ़ता है, लेकिन ऊपर का जो क्षेत्र है वो दलदली हो जाता है और उसे बोलते हैं सेम की समस्या। और इस सेम की समस्या से प्रभावित जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बड़ोपाल। बड़ोपाल ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। बड़ोपाल मतलब सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित। पूछा जा सकता है बड़ोपाल क्यों फेमस, तो सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है ये। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित।
क्लियर यहां तक? तो ये सेम की समस्या है। इसका इलाज भी कुछ है, जैसे जिप्सम का यूज, यूकेलिप्टस के पौधे लगाओ, नालियां बना दो, तो ऐसे करके इनके कुछ इलाज भी है। यह आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। डिटेल से हम इसको पढ़ा हमने, आपने नोट्स बनाए तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास मटेरियल होगा, वहां से इसको आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।